हेलो स्टूडेंट्स। नगरपालिका अधिनियम की पिछली कक्षा में मैं आपको सेक्शन 45 में नगरपालिका के कोर फंक्शंस के बारे में बता रहा था, मुख्य कार्यों के बारे में। और वहां मैंने पिछले वीडियो में आपको नगरपालिका अधिनियम की धारा 45 को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और सेक्शन 45 में मैंने आपको वहां 25 जो मुख्य कार्य हैं नगरपालिका के, वो आपको सेक्शन 45 में बताएं। अभी अपन नगरपालिका के बचे हुए जो मुख्य कार्य हैं उनको अपन देखेंगे। तो नगरपालिका का अगला मुख्य कार्य जो है वो है शैक्षणिक, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ये नगरपालिका की मुख्य जिम्मेदारियों में से या मुख्य कर्तव्यों में से एक है। दूसरा, नगरपालिका संबंधित वित्त, उसके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य और अन्य गतिविधियों की तात्विक का मतलब होता है सारभूत और महत्वपूर्ण सूचना आम जनता तथा हितधारकों जिनके लिए उपयोगी है देना। मतलब नगरपालिका का फाइनेंस किन लोगों के लिए है, उसके विकास कार्य और गतिविधियों की सारभूत जानकारी देना और नगरपालिका की एक्टिविटीज को उन लोगों तक पहुंचाना जिनसे उन लोगों को फायदा पहुंच सकता है। ये नगरपालिका का मुख्य कार्य या कोर फंक्शन है। इसके अलावा नगरपालिका द्वारा पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता के निवारण हेतु सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाना। तो नगरपालिका अपने क्षेत्र में पशुओं के प्रति जो क्रूरता हो रही है उस क्रूरता को रोकने के लिए अनुकूल कदम उठाने का जो कार्य है वो मुख्य कार्यों में से है। इसके अलावा नगरपालिका अधिनियम या इस अधिनियम के तहत लागू किसी अन्य विधि के तहत सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना भी नगरपालिका की मुख्य जिम्मेदारी है। इस प्रकार ये टोटल 29 मुख्य कार्य मैंने आपको बताए हैं, जो धारा 45 में प्रत्येक नगरपालिक संस्था, मतलब नगरपालिक बोर्ड हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, इन सब की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कुछ नोट हैं जिनको आप देखेंगे। पहला नोट है, नगरपालिका जो ऊपर 29 कार्य बताएं, नगरपालिका उपयुक्त कार्यों को नहीं करने या इन कार्यों को स्थगित कर सकेगी यदि प्रबंधन, तकनीकी, वित्त, संगठनात्मक क्षमता, नगरीय क्षेत्र और वास्तविक दशाएं अनुकूल नहीं है। अर्थात इन समस्त कार्यों को करने के लिए नगरपालिका हर हाल में बाध्य नहीं है। तो देखो, ये 29 मुख्य कार्य नगरपालिका के मैंने आपको बताए हैं। उन 29 मुख्य कार्यों को करने के लिए नगरपालिका जो है वो बाध्य नहीं है, लेकिन नगरपालिका इनसे कब मुक्त रह सकती है? जब या तो नगरपालिका के पास ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, या इन कार्यों को करने से संबंधित कोई टेक्निक नहीं है, फाइनेंस का अभाव है, या संगठनात्मक क्षमता, नगरपालिका के पास ऑर्गेनाइजेशन या मानव संपदा नहीं है, या जिस नगर से संबंधित कोई नगरपालिका काम कर रही है उस नगर की दशाएं जो है वो इन कार्यों के अनुकूल नहीं है, तो नगरपालिका इन कार्यों को न करे तो भी इसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो पहली बात, क्या ये इन 29 कार्यों को करने के लिए बाध्य है? नहीं है। किन आधारों पर छूट दी जा सकती है? तो देखो, प्रबंधन, तकनीकी, संगठनात्मक अभाव, वित्त या फाइनेंस या नगरीय क्षेत्र की दशाओं की अनुकूलता, इस आधार पर नगरपालिका इन कार्यों को करने से चूक भी कर सकती है। दूसरा नोटिस में देखिए, यदि नगरपालिका इनमें से किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी नहीं लेती है या इनमें से किसी कार्य को स्थगित कर देती है तो उनके कार्यों को पूरा करने का निर्देश नगरपालिका को राज्य सरकार दे सकेगी। तो देखो, मान लो कि इन प्रारंभिक कार्यों में से नगरपालिका किसी कार्य को करने से चूक करती है तो इनमें से किसी भी कार्य को करने के लिए नगरपालिका को कौन निर्देश देने की शक्ति रखता है? राज्य सरकार नगरपालिका को ऐसा करने का निर्देश देने की शक्ति रखती है। ठीक है। तो देखो, पहले मैंने आपको बताया कि इन आधारों पर, इन प्रारंभिक कार्यों को अगर नगरपालिका नहीं करती तो भी उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, वो इस संबंध में छूट रख सकती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर इनमें से किसी कार्य को नगरपालिका पोस्टपोन करती है तो राज्य सरकार उस कार्य को करने का निर्देश संबंधित नगरपालिका की सरकार या नगरपालिक संस्था को दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, तीसरा जो नोट है उसको देखेंगे। नगरपालिका इन कार्यों में से किसी कार्य को करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, निर्माण कार्य, परिवर्तन, रख रखाव या मैनेजमेंट आदि कार्य या तो स्वयं कर सकेगी या इन कार्यों को करवाने के लिए सेक्शन 154 के तहत अभिकरण या एजेंसी से कोई समझौता या करार कर सकेगी। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, पहली बात इसमें देखेंगे, ये जो ऊपर प्राथमिक जिम्मेदारी मैंने आपको 29 कार्य नगरपालिका के सेक्शन 45 में बताए, ठीक है, उन कार्यों को
कार्यों का निर्माण, कोई योजना बनाना, कोई मैनेजमेंट करना, ये कार्य या तो नगर पालिका खुद कर सकती है, और मान लो यदि नगर पालिका खुद नहीं कर सकती तो ये किसी एजेंसी से एग्रीमेंट करके भी करवा सकती है। अब देखो, खास जो ध्यान में रखने वाली बात यह है, अगर नगर पालिका इन प्राथमिक कार्यों को करवाने के लिए किसी एजेंसी से करार करना चाहती है, तो ये शक्ति या ये पावर जो है नगर पालिका को किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 154 में ऐसा नगर पालिका को छूट दी गई है, शक्ति दी गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इसके नीचे देखो, नोट में एक बात लिखी हुई है, धारा 154, इस सेक्शन को याद रखना जरूरी है। सेक्शन 154 में नगर पालिका अपने मुख्य कार्यों को किसी एजेंसी से करवाने के लिए कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो देखो, नगर पालिका को अपने कार्यों को संपन्न करवाने के लिए किसी एजेंसी से या किसी अभिकरण से कोई समझौता या कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की जो छूट है वो किस धारा में दी गई है? धारा 154 में ऐसा करने की छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखो इस सेक्शन से संबंधित आपसे जो पूछा जा सकता है वो क्या है? सवाल की जो फ्रेमिंग है उसमें देखिए, नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका के कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो पहला देखो, नगरपालिका द्वारा धारा 45(1) में उल्लेखित सभी प्राथमिक कृत्यों को करने के लिए बाध्य है। ये बात गलत है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि धारा 45 में नगरपालिका की जो प्राथमिक कार्य करने की जिम्मेदारी है वो हमेशा पालन करने के लिए बाध्य हो नगरपालिका, जरूरी नहीं है। क्योंकि नगरपालिका के पास यदि मैनेजमेंट या किसी प्रकार के वित्त का अभाव है, कोई प्लान नहीं है, या फिर किसी टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो ऐसी सिचुएशन में नगरपालिका इन कार्यों को करने से इग्नोर कर सकती है। तो देखो, सेक्शन 45 में हालांकि नगरपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, कोर फंक्शन है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए नगरपालिका बाउंड नहीं है। तो ये इस संबंध में गलत कथन हो गया। नीचे 3 स्टेटमेंट और दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, नगरपालिका अपने कुछ प्राथमिक कृत्यों को स्थगित कर सकती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां मैंने आपको स्थगित करने का पावर तो है नगरपालिका के पास, लेकिन अगर नगरपालिका ने अपने किसी कार्य को पोस्टपोन कर दिया है, किसी कार्य को स्थगित कर दिया है, तो उस कार्य को नगरपालिका से करवाने के लिए राज्य सरकार जो निर्देश या आदेश जारी कर सकती है। और यदि ऐसा राज्य सरकार निर्देश देती है तो नगरपालिका को उस कार्य को करना पड़ेगा। तो दूसरा कथन सही है। क्या है? नगरपालिका अपने कुछ प्राथमिक कृत्यों को स्थगित कर सकती है। फिर देखिए तीसरा कथन क्या है इसमें, नगरपालिका द्वारा जिन प्राथमिक कृत्यों की जिम्मेदारी नहीं ली गई है या जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, उन्हें करने का निर्देश उसे राज्य सरकार दे सकती है। ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये कोटेशन भी क्या है? सही है। चौथा कथन इसमें देखिए क्या है, नगरपालिका अपने प्राथमिक कृत्यों के लिए निजी अभिकरण से करार कर सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 154 के तहत नगरपालिका अपने किसी भी कार्य को करवाने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो यहाँ ये सेक्शन 154 जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए, एक कार्य मैंने आपको बताया कि नगरपालिका जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में या इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। तो यहाँ शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यों के संबंध में ये अधिनियम नगरपालिका के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है उनमें क्या क्या आता है। तो देखो, खाली यहाँ इस बिंदु को आपको रीड आउट करना है। मोटी मोटी चीजें हैं, एक बार पढ़ते ही आपको ध्यान में रह जाएंगी, किसी भी चीज को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये नगरपालिका की जिम्मेदारियों में है। फिर संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और थिएटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उसके लिए अवसंरचना या निर्माण को बढ़ावा देने की भी नगरपालिका की जिम्मेदारी है। फिर नगरीय जीवन में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। तो जो लोग नगरों में या शहरों में रह रहे हैं उनकी लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना नगरपालिका की जिम्मेदारी है। फिर नगरपालिका पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं को अपन पेरियोडिकल्स कहते हैं। तो जैसे मासिक या त्रैमासिक या वार्षिक जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उन पत्र पत्रिकाओं को, स्मारिका का प्रकाशन, पुस्तकों का क्रय विक्रय करना, पत्रिकाओं, मैगजीन और समाचार पत्रों का ग्राहक बनना, ये सब जो है वो नगरपालिका की जिम्मेदारी में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट, समुचित तरीके से मूर्तियां, चित्र और तस्वीरें स्थापित करना। तो नगर पालिका में अलग अलग स्थानों पर उचित मूर्ति, चित्र और तस्वीर लगाना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। कला दीर्घाओं या आर्ट गैलरीज, वानस्पतिक और प्राणी संग्रहों की व्यवस्था, जैसे यहाँ हर्बेरियम होते हैं, वानस्पतिक संग्रहालय, प्राणी ये जू होते हैं, चिड़ियाघर वगैरह, इनकी स्थापना और रख रखाव करना भी नगर पालिका का कार्य है। फिर ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य महत्व के स्थानों और स्मारकों का परिरक्षण और रख रखाव करना भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है। फिर सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वाचनालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों का सनिर्माण, स्थापना, रख रखाव करना या इनके रख रखाव में योगदान करना, ये सब नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं। अभी देखो, आप ध्यान रखेंगे ये सारी की सारी किस संबंध में है? संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं। फिर लोक कल्याण के क्षेत्र में नगर पालिका की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इनको इस 5वें बिंदु में डिफाइन किया गया है। लोक कल्याण के क्षेत्र में नगर पालिकाएं, पब्लिक वेलफेयर में नगर पालिका जो कार्य करेगी वो क्या है? सूखा, अकाल, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी आपदा के समय आश्रय आवासों की स्थापना एवं रख रखाव करना। तो बाढ़, भूकंप, महामारी, इन सिचुएशंस में लोगों के लिए आवास की स्थापना करेगी और उनका रख रखाव या मेंटेनेंस नगर पालिका करेगी। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है लोक कल्याण की कड़ी में। लोक कल्याण की कड़ी में अगली जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है वो है कि निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य चलाना। तो जो लोग निराश्रित हैं, जिनकी रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए राहत कार्य चलाएगी। फिर अस्पताल, औषधालय, आश्रय, उदार गृह, प्रसूति गृह, बाल कल्याण केंद्र का सनिर्माण करना, मतलब इनका निर्माण करवाना, रख रखाव करना और उनकी सहायता हेतु व्यवस्था करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? नगर पालिका की जिम्मेदारी है। फिर बेघरों के लिए आश्रयों का प्रावधान करना। तो जो बेघर लोग हैं उनके लिए घर बनाना, हाथ सफाई कर्मियों तथा उनके परिवारों की मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाना। जो लोग हाथ से जैसे झाड़ू लगाते हैं, मैला ढोते हैं, उनके परिवारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाने। सामुदायिक कल्याण के लिए स्वैच्छिक श्रम की व्यवस्था करना, जैसे अपन स्वैच्छिक श्रम से सिविलियन या नागरिक जो है वो मिलजुल कर नगर की सफाई करें, इस संबंध में कोई सामुदायिक कार्यक्रम चलाए या स्वैच्छिक संगठनों के साथ नगर पालिका में ऐसे कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन करें। फिर देखो, लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार के लिए अभियान चलाए। मतलब लोक कल्याण के लिए सरकार इनमें से कोई भी कार्य कर रही है तो उनके प्रचार प्रसार के लिए नगर पालिका अभियान चलाएगी। ये सब इसके जिम्मेदारी है। फिर देखो, सामुदायिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य है? नागरिकों का सम्मान करना, ख्याति प्राप्त लोगों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना, मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, प्रबंध तथा लोकहित की सूचनाओं का प्रसार करना, ये सारी चीजें। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि देखो, सामुदायिक क्षेत्र में कौन से कार्य करेगी नगर पालिका, फिर दूसरा लोक कल्याण के क्षेत्र में कौन से कार्य करेगी, कैटेगरी वाइज देखना है। फिर आपको देखना शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कौन से कार्य करेगी। इसके अलावा ये सारी चीजें पशु क्रूरता के संबंध में या ये जितनी भी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपको कैटेगरी वाइज देखनी है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एक मिस्टेक हो गई इसमें, ये जो अगला जो पेज है 79 का, ये पहले देखेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये सेक्शन 46 का है, यहाँ थोड़ी सी अपने से त्रुटि हो गई इसको देखने से। देखो, मैंने धारा 45 में नगर पालिका के प्राथमिक कृत्य बताए हैं, नगर पालिका के प्राथमिक कृत्य बताए हैं, और धारा 46 में अन्य कार्य हैं। मतलब धारा 45 में जो कार्य दिए गए हैं उनको नगर पालिका पहले पूरा करने की कोशिश करेगी, प्राथमिकता देगी। और अभी ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये देखिए, ये शिक्षा और संस्कृति से संबंधित, लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य बताए वो धारा 46 में क्या है? सेकेंडरी कार्य है। तो इस ऊपर वाले पेज की बात को आप थोड़ा बाद में धारा 46 में देखेंगे। तो अभी जो बताएं ये प्राथमिक कार्य नहीं है, एक बात का ध्यान रखेंगे। शिक्षा, संस्कृति, लोक कल्याण से संबंधित जो कार्य बताए हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी कार्य हैं, प्राथमिक कार्य नहीं है। कहने का मतलब ज्यादा जोर नगर पालिका धारा 45 के कार्यों को पूरा करने में देगी। धारा 46 में देखो, नगर पालिका के अन्य कार्य क्या हैं? तो पहले तो इस संबंध में नोट देखना, नगर पालिका के मुख्य कृत्य धारा 45 में तथा अन्य कृत्य धारा 46 में दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नगर पालिका के मुख्य कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? धारा याद रखनी है, धारा 45 में। तो आप यहाँ लिखेंगे नगर पालिका के मुख्य या प्राथमिक कार्य धारा 45 और सेकेंडरी या अन्य कार्य धारा 46। ठीक है।
फिर देखिए नगर पालिका निधि पर मुख्य कृत्य प्रथम प्रभारित होते हैं। कहने का मतलब नगर पालिका के फंड से जो कार्य किए जाएंगे वो मुख्य कार्य मतलब धारा 45 के कार्य पहले किए जाएंगे और उसके बाद में धारा 46 में दिए गए कार्यों को किया जाएगा। अर्थात नगर पालिका पहले मुख्य कृत्यों का निष्पादन करेगी तथा जब इन कार्यों का संतोषप्रद निष्पादन हो जाएगा मतलब धारा 45 के कार्यों को संतोषजनक निष्पादित कर दिया जाएगा, उसके बाद नगर पालिका अपने प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्यों को निष्पादन एवं प्रोत्साहन करेगी। देखो धारा 46 में जो कार्य हैं वो नगर पालिका तभी कर सकेगी जब उसके पास प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमताएं होंगी। ठीक है, और कब? जब धारा 45 के समस्त कार्यों को निष्पादित कर देगी उसके बाद में ये धारा जो है उसमें दिए गए कार्यों को नगर पालिका करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो देखो धारा 46 में नगर पालिका को जो कार्य करने की या जो सेकेंडरी कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी में पहला कार्य है पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं संस्कृति, लोक कल्याण के क्षेत्र में और सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में। तो ये अभी जो ऊपर वाले पेज में मैंने आपको बताया वो देखो ये तीसरा बिंदु है, तो इसको धारा 46 में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पहली बात तो ऊपर धारा 45 में जो मैंने 29 कार्य बताए वो 29 कार्य कैसे हैं? मुख्य कार्य हैं। और धारा 46 में कितने कार्य बता रहा हूं? ये 5 कार्य कैसे हैं? अन्य कार्य हैं, सेकेंडरी कार्य हैं। कहने का मतलब इन 29 कार्यों को किए जाने के बाद ही इन कार्यों पर नगर पालिका गौर करेगी और वो भी तभी करेगी जब प्रबंध, तकनीकी और फाइनेंस इसको अनुमति देते हैं। अब देखिए पहला कार्य पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नगर पालिका क्या करेगी? बंजर भूमियों को उपजाऊ करेगी। ये बात ध्यान रखना, बंजर भूमियों को उपजाऊ करेगी। ये अन्य कार्य है 46 में। सामाजिक वानिकी को जैसे सड़कों के साइड किनारे पर पौधे वगैरह लगाना, ये सब खुले स्थानों का रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, फिर पौधों, सब्जियों, वृक्षों के लिए पौधशाला जो नर्सरी वगैरह है ना इनकी व्यवस्था करना, फिर जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली को बढ़ोतरी देना जैसे वृक्षारोपण अभियान चलाना, पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन करना, नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना। देखो नागरिक संस्कृति के रूप में फूल उगाने को बढ़ावा देना ये सेकेंडरी कार्य है 46 में। फिर प्रदूषण के सभी रूप जैसे पर्यावरण, जल, वायु और मृदा प्रदूषण, ये प्रदूषण के चारों रूप जो हैं इन चारों रूपों के निवारण हेतु नगर पालिका उपाय करेगी। तो ये पहला है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नगर पालिका काम करेगी, ये उसका अन्य कार्य है, धारा 46 में मुख्य कार्य नहीं है। दूसरा लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य, तो संक्रामक बीमारी जो छुआछूत या एक दूसरे से फैलती हैं, संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन हेतु जन टीकाकरण अभियान चलाना, ये सेकेंडरी कार्य है। अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का उद्धार करना जैसे डीडीटी का छिड़काव करवाना है या सीजन में जब मच्छर फैल जाते हैं तो उनके ऊपर दवा छिड़काव करना है, ऐसे कार्य। सभी सार्वजनिक तालाबों का रख रखाव करना, फिर सभी निजी तालाबों, देखो सार्वजनिक तालाबों का रख रखाव और निजी तालाबों की मरम्मत, उत्खनन, इन सब का। तो यदि पूरा संपदा के रूप में कोई निजी तालाब है तो उसकी रिपेयरिंग भी नगर पालिका करवाएगी। प्रवचन, सेमिनार एवं सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के लिए चेतना को बढ़ावा देना। तो ये देखो ये दूसरे बिंदु में क्या है, ये भी धारा 46 में अन्य कार्य हैं, सेकेंडरी कार्य हैं, प्राथमिक कार्य नहीं है। फिर देखो पर्यावरण का बता दिया, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य का बता दिया। उसके बाद में आप 3 नंबर का ये देखेंगे शिक्षा और संस्कृति में, ये भी धारा 46 में सेकेंडरी कार्य है। फिर देखिए लोक कल्याण के क्षेत्र में बाढ़, भूकंप, ये भी धारा 46 में सेकेंडरी कार्य है। तो ये हो गए, ये मैंने आपको 5 कार्य बताए किसमें? धारा 46 में। तो धारा 45 के प्राथमिक कार्यों को पूरा करने के बाद धारा 46 के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किस पर आती है? नगर पालिका पर आती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए धारा 47 की हेडिंग देखिए आप, धारा 47 में है सरकार द्वारा आदेश जारी कर नगर पालिका को अन्य कार्यों की अपेक्षा करना। तो देखो ऊपर मैंने आपको बताया धारा 45 में नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं, धारा 46 में नगर पालिका के अन्य कार्य हैं। इन दोनों कार्यों के अलावा भी राज्य सरकार देखो आदेश जारी करके कोई अन्य कार्य करने की अपेक्षा भी किससे कर सकती है? तो धारा 47 तो देखो नगर पालिका के कार्य जो है वो 3 धाराओं में है, 45, 46 और 47 में।
45वीं नगर पालिका के मुख्य कार्य, 46वीं नगर पालिका के अन्य कार्य और 47वीं नगर सरकार के आदेश पर नगर पालिका से अपेक्षित कार्य। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किन धाराओं में है, तो उत्तर हो गया धारा 45, 46 और 47 में। ये पूछा जाए कि नगर पालिका के मुख्य कार्यों का उल्लेख है 45 में, ये पूछा जाए कि नगर पालिका के अन्य कार्य हैं 46 पर, या ये पूछा जाए कि राज्य सरकार आदेश द्वारा नगर पालिका से अन्य कार्यों की अपेक्षा कर सकती है, किसमें, धारा 47 में। तो देखो धारा 47 में छोटी सी बात लिखी हुई है कि यदि राज्य सरकार किसी नगर पालिका की आवश्यकता और संसाधनों के आधार पर यह ठीक समझे तो किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी नगर पालिका को कुछ अन्य कार्य सौंप सकती है। तो देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि धारा 45 के मुख्य तथा 46 के अन्य कार्यों के अलावा राज्य सरकार यदि नगर पालिका को कोई अन्य कार्य सौंपना चाहती है तो वो कार्य तभी सौंपेगी जब राज्य सरकार को ये लगे कि उस नगर पालिका के पास उचित संसाधन है और वो नगर पालिका ऐसा कर सकती है। तो या तो साधारण आदेश जारी करेगी या विशेष आदेश। तो देखो नगर पालिका को अन्य कार्य सौंपने के लिए राज्य सरकार को कैसा आदेश जारी करना होता है, सामान्य या विशेष, या सामान्य या विशेष दोनों में से कोई सा भी, तो दोनों में से कोई सा भी आदेश जो राज्य सरकार पारित कर सकती है। फिर देखिए ये अभी जो मैंने आपको बताए, देखो धारा 45 से लेकर 47 तक जो कार्य हैं वो तो है नगर पालिका के। नगर पालिका का मतलब तीनों संस्थाएं आ गई नगर पालिका शब्द में, नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों संस्थाएं आ गई है, ठीक है। अब धारा 48 में जो कार्य दिए गए हैं, देखो धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य दिए गए, तो उनमें धारा 48 की उपधारा 1 में तो है अध्यक्ष के कार्य और धारा 48(2) में है उपाध्यक्ष के कार्य। तो देखो सीधा यदि पूछा जाए अध्यक्ष के कार्य हैं 48 में, उपाध्यक्ष के कार्य हैं 48 में, लेकिन उपधारा के साथ यदि दे दिया तो अध्यक्ष के कार्य किस में है, 48(1) में है, और उपाध्यक्ष के कार्य किस में है, 48(2) में है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यों का उल्लेख धारा 48 में है। तो 48 के पहले पार्ट में या पहली उपधारा में अध्यक्ष के कार्य हैं और उपधारा 2 में किसके कार्य हैं, उपाध्यक्ष के। तो यहाँ पहले तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। तो एक बार देखना 45, 46 और 47 में नगर पालिका के कार्य हैं, फिर 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य हैं, तो 48(1) में अध्यक्ष के और 48(2) में उपाध्यक्ष के कार्य है। इस हिसाब से आपको इनको ध्यान में रखना है, तो सबको एक साथ कलेक्ट करना है। जैसे मैंने ओवरव्यू यहाँ दे दिया 45, 46, 47 का, और ये ओवरव्यू मैंने दे दिया 48 का, सेक्शन 48 का। तो इन दोनों को एक साथ आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए सेक्शन 48 में पहले पार्ट में धारा 48(1) में अध्यक्ष के क्या क्या कार्य दिए गए। तो देखो पहला है नगर पालिका की नियमित बैठकों को आयोजित करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नगर पालिका की नियमित बैठकों को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है, अध्यक्ष की है। इन बैठकों में वे सभी बैठकें शामिल हैं जिनका उल्लेख धारा 58 में है। तो देखो सेक्शन 58 में अपन नगर पालिका की विभिन्न बैठकों का उल्लेख करेंगे, और धारा 58 में जितने भी टाइप की नगर पालिका की बैठकें हैं उन सभी बैठकों को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी है, नगर पालिका की के अध्यक्ष की है। नगर पालिका के अध्यक्ष का मतलब नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर हो गया, ठीक है। तो अध्यक्ष का नाम पीछे अपन ने देख लिया, तो उस हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। फिर देखिए नगर पालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्ष, पहली बात तो सभी बैठकों का आयोजन करना किसकी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष की। फिर नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना किसकी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष की। यदि उसे किसी युक्तियुक्त कारण से बैठक की अध्यक्षता करने से नहीं रोका गया, अगर अध्यक्ष को, जैसे मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही चल रही है और उस दौरान राज्य सरकार उसे निलंबित कर देती है, तो इसका मतलब यह है कि उस निलंबन के दौरान वो क्या नहीं करेगा, अब नगर पालिका की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में अध्यक्ष के पावर किसके पास चले जाते हैं, उपाध्यक्ष के पास चले जाते हैं। फिर देखना बैठकों का कार्य संचालन हेतु विनियमन करना। तो देखो नगर पालिका की बैठकों को आयोजित करना, उनकी अध्यक्षता करना और बैठकों का संचालन या विनियमन करना, ये तीनों जिम्मेदारी 48(1) में किसकी, अध्यक्ष की। इस हेतु धारा 337 के उपधारा 2 के खंड 13 में नगर पालिका की बैठकों के कारोबार के संचालन के लिए राज्य सरकार विहित प्रक्रिया विहित करेगी जिसका पालन अध्यक्ष को करना होगा। तो देखो नगर पालिका की बैठकों को
चलाने के लिए धारा 337 के तहत राज्य सरकार जो प्रक्रिया बताएगी उस प्रक्रिया से ही उन बैठकों का संचालन करेगा। तो देखो, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? अध्यक्ष की। तो देखो, यहाँ ध्यान रखना कि नगर पालिका की बैठकों के संचालन संबंधी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कौन डिसाइड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नगर पालिका की बैठकों की संचालन प्रक्रिया राज्य सरकार निर्धारित करती है। किस धारा के तहत? 337 के तहत। और जो प्रक्रिया राज्य सरकार ने डिसाइड की है उसी प्रक्रिया से अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? कार्यवाही का संचालन करेगा, बैठक की कार्यवाही का। ये तीसरा कार्य है। चौथा, नगर पालिका के वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना। तो नगर पालिका का फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव जो प्रशासन है, वित्त और एग्जीक्यूटिव का मतलब उसे लागू करने वाले, उस पूरे प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष की है। मतलब नगर पालिका बोर्ड की अध्यक्ष की, नगर परिषद के सभापति की और नगर निगम के महापौर की। समझ रहे हो आप? उसी वे में इनको ध्यान में रखना आपको। फिर देखो, अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों का पालन व शक्तियों का प्रयोग करना। तो इस अधिनियम के तहत जो कर्तव्य और शक्तियां सौंपी गई है उन सब का प्रयोग करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? अध्यक्ष की है। ठीक है, ये छठा बिंदु देखिए, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसमें। यदि नगरपालिका या नगरपालिका की किसी समिति, ये दो बार है, नगरपालिका की किसी समिति के संकल्प से नगरपालिका के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या कि इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत हो, तो अध्यक्ष ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित कर राज्य सरकार को विनिश्चय हेतु भेजेगा। समझना इस बात को। देखो, ये अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। या तो संपूर्ण नगरपालिका मतलब सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित, मतलब नगरपालिका कोई फैसला लेती है या नगरपालिका के अधीन कई समितियां बनती हैं, उन समितियों के किसी संकल्प से यदि नगरपालिका के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उस विपरीत प्रभाव के संबंध में अध्यक्ष क्या करेगा? मतलब नगरपालिका कोई ऐसा फैसला ले लेती है, कोई ऐसा संकल्प ले लेती है, या नगरपालिका की कोई समिति ऐसा संकल्प ले लेती है जिससे नगरपालिका के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो या फिर नगरपालिका अधिनियम 2009 के विपरीत यदि कोई संकल्प किसने ले लिया है, नगरपालिका या नगरपालिका की समिति ने, तो अध्यक्ष क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? तो देखिए, ये बात ध्यान में रखनी है। अध्यक्ष ऐसे संकल्प पर अपनी राय अभिलिखित कर, पहले तो अध्यक्ष ये लिखेगा कि इस संकल्प से या नगरपालिका किसी समिति के इस संकल्प से नगरपालिका पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी मेरी निजी राय है। ये लिखेगा कौन? अध्यक्ष लिखेगा। और ये बात लिखकर अध्यक्ष किसको भेजेगा? राज्य सरकार को, ताकि राज्य सरकार इस पर फैसला ले सके, निर्णय कर सके। तो देखो, नगरपालिका या नगरपालिका की किसी समिति द्वारा कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता है जिससे नगरपालिका पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध कोई बात हो जाती है, तो इस संबंध में अध्यक्ष अपनी राय लिखकर किसको भेजेगा? राज्य सरकार को। किस लिए? विनिश्चय हेतु, मतलब उसका फैसला राज्य सरकार करेगी तथा इस पर राज्य सरकार का फैसला अंतिम होगा। तो देखो, नगरपालिका या नगरपालिका की किसी समिति का कोई असंगत फैसला है तो उस फैसले को अध्यक्ष अपनी मर्जी से या अपने स्तर पर खारिज नहीं कर सकता। वो अपनी राय लिखते हुए उस संकल्प को किसके पास भेजेगा? राज्य सरकार के पास भेजेगा। और राज्य सरकार उस संकल्प के ऊपर अपना जो भी विनिश्चय या निर्णय लेगी वो निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील या आगे की कार्यवाही जो है किसी न्यायालय वगैरह में नहीं की जाएगी। ठीक है, और ऐसा फैसला मानने के लिए नगरपालिका बाध्य होगी, राज्य सरकार जो फैसला लेती है। ये प्रावधान जो है वो 15 सितंबर 2010 से किया गया है। ये चीज मैंने आपको बताई है। तो ये यहाँ देखो, अभी तक मैंने धारा 48 में ये सारी बातें किसके कार्य बताए हैं? ये सारे कार्य मैंने बताए हैं अध्यक्ष के। किसके कार्य बताए? अध्यक्ष के। फिर 48(2) में आप देखेंगे उपाध्यक्ष के कार्य। धारा 48 उपधारा 2 में किसके कार्य हैं? उपाध्यक्ष के कार्य है। तो देखो, उपाध्यक्ष के कार्य क्या है? समय समय पर अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित या सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग कर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। कहने का मतलब, जब जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो कार्य और शक्तियां सौंपेगा उनका इस्तेमाल करेगा, वो कार्य करेगा और उन शक्तियों को यूज करेगा। पहली बात तो मतलब जब तक अध्यक्ष है तब तक वो कार्य करेगा उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष को कौन सौंपेगा? अध्यक्ष सौंपेगा। ठीक है। दूसरी बात देखो, जब अध्यक्ष
अनुपस्थित होगा तो वो अध्यक्ष के स्थान पर नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो नगर पालिका का मतलब वही हो गए, नगर पालिक बोर्ड में अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर जब जब भी अनुपस्थित होंगे तो उनके स्थान पर अपनी सरकार की ये बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। यदि युक्तियुक्त कारणों से उसे अध्यक्षता से नहीं रोका गया है तो देखना, यदि अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष को किसी कारणवश रोक दिया गया अध्यक्षता करने से, तो बचे हुए सदस्य अपने में से किसी को निर्वाचित करके उससे अध्यक्षता करवाएंगे, और यदि उसे नहीं रोका गया है तो वो अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष ही। तथा अध्यक्षता के दौरान वह उन्हीं आधारों का प्रयोग करेगा जो इस संबंध में अध्यक्ष को है। तो जब भी कोई उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है तो उसके कर्तव्य और शक्तियां सारे वही होते हैं जो किसके होते हैं? अध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अध्यक्ष के छुट्टी पर जाने या अनुपस्थिति पर उनकी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी सारे कर्तव्य और पावर जो है किस में निहित हो जाएंगे? उपाध्यक्ष में निहित हो जाएंगे। ये सेक्शन 48 में है। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष किन किन कार्यों को करेगा, ठीक है, और कब करेगा? वो तभी करेगा जब उसे ऐसा करने से रोका नहीं गया है। जैसे मान लो कोई अध्यक्ष छुट्टी पर चला गया और उपाध्यक्ष निलंबित हो जाता है, तो जब तक नए अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता तब तक सदस्य अपनी बैठकों के संचालन के लिए अन्य सदस्यों में से किसी को अपना अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, फिर देखिए, धारा 49 में कुछ चीजें जो है आपके लिए बताई गई हैं, और सेक्शन 49 में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है वो देखिए क्या है, आप ठीक से देखेंगे। सेक्शन 49 का टाइटल आपके सामने है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। देखो एक चार्ट बना लेना, 45, 46, 47 में किसके कार्य हैं नगरपालिका के, 48 में किसके कार्य हैं, 48 में कार्य हैं पहले 48(1) में अध्यक्ष के, फिर 48(2) में उपाध्यक्ष के, और फिर 49 में देखो मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। तो 49 में क्या हो गया? मुख्य नगरपालिक अधिकारी हो गया। तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य क्या होंगे? तो देखो इनको बिंदुवार देखेंगे। पहला सवाल, मुख्य नगरपालिक अधिकारी नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। तो नगरपालिका के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिक अधिकारी। अपने आप में ये सारी लाइनें सवाल है। नगरपालिका के सारे रिकॉर्ड को अभिलिखित या उनका रख रखाव की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिक अधिकारी की है, पहला सवाल। दूसरा, जब नगरपालिका या नगरपालिका की किसी समिति, नगरपालिका या नगरपालिका की किसी समिति के अध्यक्ष के आदेश इस अधिनियम के विरुद्ध या असंगत हो, देखो जैसे नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति या नगर निगम का महापौर, यदि कोई या नगरपालिका की कोई समिति जो है गठित की गई है, उस समिति का कोई अध्यक्ष कोई ऐसा आदेश पारित कर दे जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के विरुद्ध या असंगत हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पावर है मुख्य नगरपालिक अधिकारी के पास? तो देखो जब नगरपालिका का कोई अध्यक्ष इस अधिनियम के खिलाफ कोई फैसला कर ले तो देखो मुख्य नगरपालिक अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह विधि के सुसंगत प्रावधानों के संबंध में ये सलाह नगरपालिका की समिति या नगरपालिका या उसकी समिति के अध्यक्ष को दे। समझ गए आप? तो यदि किसी समिति का अध्यक्ष या नगरपालिका का अध्यक्ष अधिनियम के विरुद्ध कोई फैसला दे तो इस संबंध में सलाह कौन देगा? मुख्य नगरपालिक अधिकारी देगा। दूसरा सवाल, ठीक है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी इस प्रकार के मामलों में जो भी सलाह देगा उसे नगरपालिका या उस समिति की बैठकों में या अध्यक्ष के आदेश पर उस तथ्य को अभिलिखित करेगा जो सलाह में हो। तो इसका मतलब है कि जो भी सलाह नगरपालिका को या नगरपालिका की किसी समिति को मुख्य नगरपालिक अधिकारी देगा उसको क्या करेगा? अभिलिखित करेगा, रिकॉर्डेड, लिख कर रखेगा कि मैंने ये सलाह दी थी। ठीक है, इसके पश्चात ऐसी कार्यवाही, संकल्प या आदेश विसम्मति की टिप्पणी पर प्रस्तुत करेगा। मतलब वो जो कार्रवाई इस अधिनियम के विरुद्ध की गई है किसी समिति या अध्यक्ष द्वारा, तो उस कार्यवाही, संकल्प या आदेश विसम्मत का मतलब उसके खिलाफ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ये नगरपालिका अधिनियम 2009 के विरुद्ध फैसला लिया गया अध्यक्ष द्वारा या किसी समिति द्वारा, तथा ऐसे आदेश या संकल्प पारित होने के 7 दिन में वह राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी
अधिकारी को संसूचित करेगा। तो जो टिप्पणी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसे फैसले पर तैयार करेगा, वो टिप्पणी 7 दिन के भीतर किसको देगा? तो देखो ये टिप्पणी या तो 7 दिन के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, और यदि राज्य सरकार ने इस प्रकार की टिप्पणी ग्रहण करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर रखा है, तो ऐसे अधिकारी को भी मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो ऐसी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकेगा। तो सीधी सी बात है, देखो अगर नगरपालिका का अध्यक्ष या उसकी समिति कोई इस अधिनियम के खिलाफ फैसला लेती है, तो पहले तो उनको सलाह देगा, और क्या सलाह दी उसको लिख कर रखेगा, और जो सलाह दी उसको अपनी पर्सनल विसम्मति की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। और राज्य सरकार ने यदि इसके लिए कोई अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर रखा है, तो ऐसे अधिकारी को भी ऐसी टिप्पणी संसूचित की जा सकती है। तो ये कहने का मतलब अगला कार्य है कि अगर कोई समिति या नगरपालिका का अध्यक्ष कोई गलत फैसला ले लेता है, तो उस पर उसको क्या अधिकार है। फिर देखिए, जो सलाह दी है उसने, उस संबंध में आगे क्या चीज बन सकती है। यदि इस प्रकार की सलाह में मुख्य नगरपालिका अधिकारी चूक करता है, मतलब सलाह उसे देनी चाहिए और सलाह नहीं देता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तो ऐसी किसी कार्यवाही, संकल्प या आदेश से नगरपालिका को होने वाली किसी हानि के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा, तथा उसकी वसूली नगरपालिका ठीक वैसे ही कर सकेगी जैसे अपनी बकाया की वसूली करता है। देखो, नगरपालिका के अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा या नगरपालिका की समिति द्वारा कोई गलत फैसला ले लिया गया है, और उस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कोई सलाह देनी चाहिए लेकिन नहीं देता है, और ऐसी सलाह नहीं देने की वजह से नगरपालिका को किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो इंडिविजुअल उस हानि को व्यक्ति से भरने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। और नगरपालिका ऐसे नुकसान को किससे वसूल करेगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी से। कब? जब सलाह देने की उसकी जिम्मेदारी थी, फिर भी वो सलाह देने में क्या करता है? चूक करता है। ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की समिति या नगरपालिका के अध्यक्ष के आदेश, तीनों है। देखो, नगरपालिका का फैसला भी है, नगरपालिका की कोई समिति भी है, और नगरपालिका का अध्यक्ष भी है, कि किसी आदेश, कार्यवाही या संकल्प पर विसम्मति की टिप्पणी राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रेषित करता है, तो उस टिप्पणी का परीक्षण करके राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी को ऐसा अंतरिम या उचित आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे। इस प्रकार दिए गए आदेश को मानने के लिए नगरपालिका बाध्य है। तो देखो, पहली बात, अगर ऐसी सलाह और इसकी सूचना राज्य सरकार तक नहीं जाती है, तो उस नुकसानी के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार है। और यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ऐसी सूचना राज्य सरकार को या प्राधिकृत अधिकारी को दे दी है, तो इस संबंध में राज्य सरकार जो भी आदेश देगी, वो आदेश मानने के लिए कौन बाध्य है? नगरपालिका बाध्य है। ठीक है। लेकिन देखो क्या है, अगर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की टिप्पणी राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त होने के बाद इनके द्वारा यदि 30 दिन के भीतर कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका अपनी उस कार्यवाही, संकल्प या आदेश पर आगे कार्यवाही कर सकेगी। तो देखो, पहली बात तो नगरपालिका की किसी समिति ने या नगरपालिका के अध्यक्ष ने कोई फैसला लिया है, और उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ये राय है कि ये अधिनियम के विरुद्ध है, और इस बात की सूचना राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को दे दी जाती है, तो ऐसी सूचना दिए जाने के बाद यदि राज्य सरकार कोई अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, और अंतिम का मतलब होता है स्थायी आदेश जारी नहीं करती है, 30 दिन तक अगर राज्य सरकार कोई आदेश पारित नहीं करती है, तो नगरपालिका अपने उस संकल्प प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकती है, तथा ऐसा माना जाएगा कि विसम्मति की टिप्पणी प्रस्तुत ही नहीं की गई है। कहने का मतलब है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने जो विसम्मति की टिप्पणी सरकार को भेजी है, वो सरकार को भेजी ही नहीं गई है, ऐसा ही मान लिया जाएगा। कब? जब 30 दिन तक कोई आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए, यहां जब तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, देखो, जब तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका के समस्त संकल्पों, रिजोल्यूशंस, अंग्रेजी देखना इनकी, समस्त अनुज्ञप्तियों, लाइसेंस और अनुज्ञाओं, परमिशंस आदि को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। तो देखो, ध्यान रखना, नगरपालिका की सभी संकल्पों को अटेस्टेड कौन करेगा? सभी लाइसेंस और सभी परमिशंस को अधिप्रमाणित का मतलब अटेस्टेड करने की शक्ति किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
ठीक है, तो देखना, जब तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका के समस्त संकल्पों, अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञाओं आदि को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, जो ये जब तक को काट देना आप यहां से, इस जब तक को आप काट देना। ठीक है, जो नगरपालिका की किसी समिति या नगरपालिका के अध्यक्ष के आदेश पर मंजूर किए जाए। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात यह है कि नगरपालिका की कोई समिति या नगरपालिका का कोई अध्यक्ष जो है वो किसी भी संकल्प को, किसी भी लाइसेंस को या किसी भी परमिशन को देता है तो उसको अटेस्टेड किसको करना है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को करना है, या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के स्थान पर राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी भी इसको क्या कर सकता है, अटेस्टेड कर सकता है। ठीक है, फिर देखो कोई भी ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। तो देखो, चाहे तो नगरपालिका या नगरपालिका की कोई समिति या नगरपालिका का अध्यक्ष कोई भी संकल्प, लाइसेंस या परमिशन देगा तो वो तब तक वैध नहीं होगा जब तक या तो उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी साइन नहीं करेगा, या उस पर साइन करने के लिए राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर रखा है तो वो व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। ठीक है, अब सवाल की फॉर्म देखिए आपके सामने है, निम्न में से किसके द्वारा जारी अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, अनुज्ञा या आदेश की विधिमान्यता के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी का अनुप्रमाणन जरूरी है। मतलब किसके द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, परमिशन या आदेश है। तो देखो मैंने तीन चीजें बताई, नगरपालिका द्वारा जारी किया गया तो भी उसका साइन चाहिए, नगरपालिका की किसी समिति ने ऐसा आदेश या लाइसेंस जारी किया है तो उस पर भी साइन चाहिए, और इसके अलावा अगर नगरपालिका के अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष, सभापति या महापौर किसी ने भी जारी किया तो उस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो देखो पहला है नगरपालिका द्वारा, नगरपालिका की किसी समिति द्वारा, या जो नगरपालिका या उसकी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी हो, तो सारे ही है। इन तीनों के द्वारा कोई भी लाइसेंस, कोई भी परमिशन या कोई भी आदेश जारी किया जाएगा उसको किसके द्वारा अटेस्टेड किया जाना जरूरी है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अटेस्टेड किया जाना जरूरी है। अगर इसका साइन नहीं होगा तो उस लाइसेंस का, उस परमिशन का या उस आदेश का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है फिर देखिए अगला कार्य क्या है मुख्य नगरपालिका अधिकारी का। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो राज्य सरकार के सामान्य या विशिष्ट आदेश के तहत प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक हो। तो देखो ऊपर जो कार्य बताए उनके अलावा राज्य सरकार कोई भी कार्य सौंप सकती है और उन सभी कार्यों को करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। लेकिन ध्यान रखना, देखो बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिनमें काम किए जाते हैं, तो राज्य सरकार यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कोई अन्य काम करवाना चाहती है तो वो कार्य केवल कैसा हो सकता है, प्रशासनिक हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ही हो सकता है। तो राज्य सरकार अतिरिक्त जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कौन से कार्यों को लेकर दे सकती है, प्रशासनिक कार्यों को लेकर ही दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, नगरपालिका को संबोधित पत्राचार पत्र। देखो नगरपालिका की जितनी भी डाक वगैरह या लेटर वगैरह आएंगे, पत्राचार का मतलब समझ गए, या नगरपालिका की ओर से किसी को संबोधित पत्राचार मतलब नगरपालिका को मिलने वाली डाक या नगरपालिका की ओर से किसी को जारी की जाने वाली डाक के संबंध में जो नियम है सामान्यतः मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से होंगे। ये अधिकारी है यार, सामान्यतः मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से होंगे। तो नगरपालिका की ओर से जारी की जाने वाले लेटर वगैरह, डाक वगैरह, या नगरपालिका को डाले जाने वाले डाक वगैरह किसके नाम से होंगे, सामान्यतः मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से होंगे। लेकिन देखना ये पत्राचार नगरपालिका के अध्यक्ष के नाम से भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, नगरपालिका को मिलने वाली डाक या नगरपालिका की ओर से भेजी जाने वाली डाक सामान्यतः किसके नाम से होती है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम से होती है। लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम के अलावा उस नगरपालिका के अध्यक्ष के नाम से भी ऐसी डाक आ सकती है, या नगरपालिका की ओर से अध्यक्ष के नाम से ऐसी डाक जो है वो जारी की जा सकती है। ठीक है, ये तो सामान्यतः डाक वगैरह जो है वो इसी के नाम से जारी होंगी। फिर अगला देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी समिति के कार्यवाहियों के कार्यवर्तों, मिनट्स होते हैं, कार्यवर्त का मतलब जो हेडिंग्स होती है, पॉइंट मतलब ये कार्य, मिनट्स, ये
जो नंबरिंग देते हुए कार्यों को डिसाइड किया जाता है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कार्य लिखे जाते हैं। ये सब क्या होती है? मिनट्स होती है। क्या होती है? मिनट्स होती है। कार्यवर्त मतलब क्रम से जो कार्य किए जाने हैं उनको, प्रत्येक कार्य इकाई को क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। तो देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी समिति की कार्यवाही, तो नगरपालिका की और नगरपालिका की किसी समिति की कार्यवाही के संबंध में जितने भी मिनट्स तैयार की जाती हैं को मांगे जाने पर राज्य सरकार या इस हेतु सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को समय समय पर प्रस्तुत करेगा। तो देखो, ध्यान रखना है यहाँ कि नगरपालिका की जब भी बैठक होगी या नगरपालिका की किसी समिति की जब भी बैठक होगी तो उनकी मिनट्स का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और यदि राज्य सरकार इन मिनट्स का रिकॉर्ड मांगना चाहती है तो किससे मांगेगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मांगेगी। और वो मिनट्स राज्य सरकार को प्रेषित करने की या प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की ही होगी। तो ये मिनट्स समझ गए। बैठक के एजेंडे में कौन कौन सी बातें शामिल की गई है वो क्या होती है? मिनट्स होती है। ठीक है। फिर अगला देखिए, यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगरपालिका के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट, संपरीक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? ऑडिट, लेखाओं की संपरीक्षा के दौरान कोई त्रुटि या अनियमितता ध्यान में दिलाई जाती है तो उसे हटाने के तुरंत बाद ये हटाने का तुरंत कदम उठाएगा। तो देखो, ध्यान रखना है कि नगरपालिका के किसी भी खाते की प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या अधिकारी द्वारा जब भी ऑडिट की जाएगी, नगरपालिका के खाते की जब भी ऑडिट की जाएगी और उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है ऑडिट के दौरान, तो वो त्रुटि किसे बताई जाएगी? मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बताई जाएगी। और जैसे ही ऑडिट में जो त्रुटि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बताई जाएगी, उस त्रुटि को तुरंत बाद में या त्रुटि की जानकारी मिलने के तुरंत बाद उसको हटाने के लिए प्रयास कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी उन मामलों में नगरपालिका को रिपोर्ट करेगा। देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उन मामलों में नगरपालिका, तो कौन से मामलों में नगरपालिका को मुख्य नगरपालिका अधिकारी रिपोर्ट करेगा? जिनका संबंध किस किस से है? धन से या संपत्ति के गबन से, कपट से, चोरी से या हानि से। तो देखो, नगरपालिका के किसी धन या संपत्ति की कोई चोरी हुई है, उसका कोई गबन हुआ है, कोई कपट हुआ है, या नगरपालिका की किसी संपत्ति या धन की कोई हानि हुई है, तो इन समस्त मामलों में ये रिपोर्ट नगरपालिका को देने के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी बताएगा कि नगरपालिका की इस धन संपत्ति का गबन, कपट, चोरी या हानि हुई है। ठीक है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के जो कार्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस अपने आप में क्या है? एक सवाल है। फिर अगला देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी वे समस्त विवरण, लेखा, रिपोर्ट या अपने नियंत्रण का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रतिलिपि नगरपालिका को देगा जिसकी नगरपालिका अपेक्षा करेगी। तो कहने का मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या जितने प्रकार के रिकॉर्ड्स मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कब्जे में है, नियंत्रण में है, तो उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को जब भी नगरपालिका मांगेगी तो वो सारे रिकॉर्ड नगरपालिका को कौन उपलब्ध करवाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपलब्ध करवाएगा। तो अपने कब्जे के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी नगरपालिका को किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। फिर देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा। देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देगा, लेकिन उसे इस विषय में कोई प्रस्तावना या अपना मतदान करने का अधिकार नहीं है। देखो, समझना इस बात को, जब भी नगरपालिका की बैठक चल रही होगी और उस बैठक में कोई विषय पर विचार किया जा रहा है और यदि राय या स्पष्टीकरण मुख्य नगरपालिका अधिकारी से मांगा जाता है तो मांगे जाने पर वो राय मुख्य नगरपालिका अधिकारी देगा। लेकिन बिना मांगे प्रस्तावना करने का मतलब है कि जब राय मांगी ही नहीं जाती है तो प्रस्तावना का मतलब है कि वो अपनी तरफ से चलकर प्रस्ताव करके ऐसी राय नहीं दे सकता। और जब किसी विचाराधीन विषय पर वोटिंग होती है नगरपालिका की बैठक में तो वोट डालने का अधिकार भी किसको नहीं होगा। तो देखो, केवल मांगे जाने पर क्या दे सकता है? केवल अपनी उस विषय पर राय दे सकता है। प्रस्तावना करने का मतलब है कि चलाकर अपनी मर्जी से राय नहीं देगा। और उस बैठक में किसी विषय पर यदि मतदान हो रहा है तो मतदान का अधिकार भी उसे नहीं होगा। ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन का सैंपल देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? नगरपालिका की किसी बैठक में विचाराधीन मुद्दे या विषय पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिसकी शक्ति है, तो पहला है उस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण देने की। ठीक है।
दूसरा, उस विषय पर प्रस्तावना करने की नहीं, प्रस्तावना अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर, उस विषय पर मतदान करने की नहीं, केवल मांगे, ये जो राय देगा, स्पष्टीकरण देगा, वो क्या मांगे जाने पर स्पष्टीकरण देगा, कोई नई प्रस्तावना वो अपनी तरफ से नहीं करेगा। तो उस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण ही दे सकता है, न तो प्रस्तावना कर सकता और न ही उस विषय पर क्या कर सकता, मतदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुख्य नगरपालिका की नीतियों, विनिश्चयों और निर्देशों को क्रियान्वित करेगा यदि वे अधिनियम के असंगत नहीं है। तो देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की नीतियों, विनिश्चयों और निर्देशों को क्रियान्वित करेगा यदि वे अधिनियम के असंगत नहीं है। तो देखो, पहली बात तो है कि नगरपालिका की नीतियों और विनिश्चयों को आगे लागू करने का या क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की नीतियों और विनिश्चयों या निर्देशों को लागू करने के लिए कब बाध्य नहीं है? जब वो नीतियां या विनिश्चय या निर्देश जो है वो नगरपालिका अधिनियम के अनुकूल नहीं है, नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध है, तो ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर देखो, इसके अलावा नगरपालिका की योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। कहने का मतलब है कि नगरपालिका जो भी योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं को तेजी से लागू करने की या उन योजनाओं को तेजी से पूरा करने का प्रयास या कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, जो कार्य जो है इसका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उन सभी कृत्यों को भी पूरा करेगा जो उसे नगरपालिका अधिनियम या इसके अधीन जारी किए गए नियमों या उपविधियों द्वारा सौंपे गए। तो देखो, ऊपर जो कार्य बताएं, इनके अलावा देखो, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को एक्स्ट्रा कार्य भी कौन सौंप सकती है? नगरपालिका सौंप सकती है। और नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ऐसा कार्य सौंपना चाहती है तो या तो नगरपालिका को कोई नियम बनाना पड़ेगा या कोई उपविधि जो है वो पारित करनी पड़ेगी। यहां देखिए, नीचे एक नोट दिया हुआ है, नगरपालिका अधिनियम में 5वां संशोधन 2017 में किया गया, जिसे ये 5वां संशोधन कब किया गया? 2017 में किया गया, जिसे 18 मई 2017 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निम्न कृत्य या दायित्व सौंपे गए। तो देखिए, 5वां संशोधन है 2017 में। ठीक है, कौन कौन से कार्य सौंपे गए? अध्यक्ष पर साधारण अधीक्षण एवं नियंत्रण करना। देखो, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान देंगे। देखो, 18 मई 2017 से पहले मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के अध्यक्ष का सुपरविजन और कंट्रोल का अधिकार नहीं रखता था। मतलब नगर पालिक बोर्ड का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति और नगर निगम का महापौर अब किसके नियंत्रण में है? अधीक्षण व नियंत्रण में है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी के नियंत्रण में है। ऐसा पावर कब से दिया गया है? 2017 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। किस संशोधन द्वारा? 5वें संशोधन द्वारा। कब? 18 मई 2017 को। किसे? मुख्य नगरपालिक अधिकारी को क्या शक्ति दी गई? नगरपालिका के अध्यक्ष पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण रखने की। दूसरा पावर दिया गया कि अपने अधीनस्थ नगरपालिका अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण एवं नियंत्रण। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की 2017 से पहले ना तो नगरपालिका के सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों पर अधीक्षण, सुपरविजन का और नियंत्रण का पावर था, और ना ही अध्यक्षों पर अधीक्षण और नियंत्रण का पावर था। ये दोनों ही शक्तियां नगरपालिका में 5वां संशोधन 2017 में करके 18 मई 2017 से दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब, सत्य असत्य में पूछे तो नगरपालिका के अध्यक्ष सामान्यतया किसके अधीक्षण और नियंत्रण में होते हैं? तो जवाब बनेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के। इसके अलावा नगरपालिका के अधीनस्थ अधिकारी और सेवक किसके अधीक्षण और नियंत्रण में होते हैं? तो इसका जवाब आपको क्या मिलेगा? मुख्य नगरपालिका के अधीक्षण में होंगे ये। ठीक है, तो ये दोनों ही शक्तियां मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5वें नगरपालिका संशोधन द्वारा दिए गए हैं। 18 मई 2017 से इसे प्रभाव दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर देखिए आगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगरपालिका अधिनियम के 5वें संशोधन 2017 द्वारा सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जिसके अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति दी गई है, अध्यक्ष की, ठीक है, नगरपालिका के अधीनस्थ अधिकारियों की और नगरपालिका के सेवकों की। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सभी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों अध्यक्ष पर
नगरपालिका के अधीनस्थ कर्मचारियों की और नगरपालिका के सेवकों के ऊपर, लेकिन ये अधीक्षण और नियंत्रण का जो अधिकार है वो सरकार के आदेशों के अधीन है। सरकार जैसे समय समय पर आदेश जारी करेगी उनके अधीन ही वो अधीक्षण व सुपरविजन मतलब नियंत्रण कर सकेगा। फिर देखिए, तो यहां देखो ये धारा 49 जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के जो कार्य मैंने सेक्शन 49 में बताए हैं, सारी लाइनें अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हर एक सवाल मतलब ये कार्य किसका है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, ये कार्य किसका है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, इस भाषा में आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो बात अभी अपन चर्चा करेंगे वो सेक्शन 50 की करेंगे। सेक्शन 50 में देखिए, कार्यभार सौंपना, हैंडिंग ओवर चार्ज, मतलब ये किसके संबंध में है, तो नगरपालिका का अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब अध्यक्ष, सभापति या महापौर तीनों है, या उपाध्यक्ष, उप सभापति या उप महापौर, या नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम का कोई भी सदस्य। जब सदस्य नहीं रह जाता है तो उसका चार्ज किसको सौंपा जाएगा, कार्यभार सौंपना। तो देखो धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के नहीं रहने या नगरपालिका के विघटन पर कार्यभार सौंपने का। तो देखो अध्यक्ष नहीं रहता है तो अध्यक्ष का चार्ज किसको दिया जाएगा, उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष का चार्ज किसे दिया जाएगा, कोई सदस्य नहीं रहता है तो उसका चार्ज किसे दिया जाएगा। और पूरी नगरपालिका ही विघटित हो गई, मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम भंग हो गया और उसका विघटन राज्य सरकार ने कर दिया है, तो उस नगरपालिका का चार्ज किसे दिया जाएगा। इस संबंध में उल्लेख जो है वो किस धारा में किया गया है, इस संबंध में उल्लेख जो है वो धारा 50 में किया गया है। तो देखो कार्यभार सौंपना या हैंडलिंग और चार्ज का जो प्रावधान है, और किस किस का चार्ज, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, सदस्य का या पूरी नगरपालिका का विघटन हो जाता है तो चार्ज किसे सौंपा जाएगा, इस संबंध में डिटेल से प्रावधान किस में किए गए हैं, धारा 50 में किए गए हैं। तो 1 बाय 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और नगरपालिका इन सब की अपन बात करेंगे। तो देखिए पहला, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो देखो अध्यक्ष कब नहीं रहेगा, जब त्यागपत्र दे दे, उसे अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है, छुट्टी पर चला गया है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है या मर गया है, ये सारे हैं। तो देखो जब अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे, अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया हो, अध्यक्ष का पद रिक्त है, रिक्त कर दे, सदस्य या अध्यक्ष के रूप में उसका निर्वाचन शून्य, जब उसका चुनाव ही शून्य घोषित कर दिया तो नहीं रहेगा या उसे निलंबित कर दिया जाता है। तो देखो किन किन दशाओं में अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं रहेगा, तो इस बॉक्स में वो सारी दशाएं बताई गई हैं। जिन दशाओं में त्यागपत्र दे दिया, मर गया है, अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, उसने पद रिक्त कर दिया है, सदस्य के रूप में उसका चुनाव ही खारिज कर दिया गया है, उसे निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उसका चार्ज किसे दिया जाएगा। तो देखें आप इसमें, पहली बात, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देगा, या नगर परिषद का सभापति है वो उप सभापति का चार्ज, उप सभापति को चार्ज दिया जाएगा, महापौर का चार्ज उप महापौर को दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब अध्यक्ष का चार्ज जो है वो किसको दिया जाएगा, उपाध्यक्ष को। देखो तो क्या है, अगर नहीं रह अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं रहता तो क्या होगा, अपने से संबंधित समस्त कागज और वास्तविक कब्जे या अधिभोग की संपत्तियां, मतलब जैसे कोई क्वार्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी उसके कब्जे में है, सहित अपना कार्यभार किसको देगा, उपाध्यक्ष को। तो यहाँ अपने को इतना ही ध्यान में रखना है, अध्यक्ष अपना कार्यभार किसे देगा, उपाध्यक्ष को देगा। और यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो उस सदस्य को सौंपेगा जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। ध्यान रखना, बड़ी बात, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात देखो, जब अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो बैठक आयोजित होती है, तब तो शेष सदस्य अपने में से किसी को चुनते हैं बैठक की अध्यक्षता के लिए, लेकिन जब चार्ज देने की बात आती है तो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का चार्ज शेष सदस्यों में से उस सदस्य को दिया जाएगा जिसका निर्देश या नाम कौन सुझाएगी, राज्य सरकार। तो सामान्यतया अध्यक्ष का चार्ज उपाध्यक्ष को, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है तो उस सदस्य को जिसे कौन डिसाइड करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, परंतु यदि अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को नहीं होने पर किसी सदस्य को सौंपता है तो वह अपना कार्यभार अधिकतम 60 दिन तक धारण कर सकेगा। देखो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब अध्यक्ष
के चार्ज देने की बात आती है किसी सदस्य को, तो सरकार भी 60 दिन तक उसे बाउंड नहीं कर सकती। 60 दिन तक वो अपना भार जो है अपने पास रख 60 दिन तक धारण कर सकेगा। और यदि 60 दिन से पूर्व नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है तो तुरंत उसे कार्यभार सौंप दिया जाएगा। तो देखो सामान्यतया इससे निष्कर्ष क्या निकला, सामान्यतया अध्यक्ष का भार जो है वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य उस सदस्य को दिया जाएगा जिसे राज्य सरकार डिसाइड करे। लेकिन जो अध्यक्ष चार्ज दे रहा है सदस्य को, वो अपनी इच्छा से अगर चाहे तो 60 दिन तक चार्ज अपने पास रखेगा और वो वेट करेगा कि इन 60 दिन की अवधि में नगर पालिका किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दे। और जैसे ही नगर पालिका के सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे 60 दिन में, तो उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पूर्व अध्यक्ष अपना चार्ज देगा। तो ये व्यवस्था किसके संबंध में है, ये व्यवस्था है नगर पालिका के अध्यक्ष का चार्ज उपाध्यक्ष को दिया जाएगा या सदस्य को दिया जाएगा, या 60 दिन तक चार्ज देने वाला अध्यक्ष वेट करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन का इंतजार करेगा। ये बातें इसमें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, उपाध्यक्ष अपना चार्ज किसे देगा। तो देखो उपाध्यक्ष अपना चार्ज तब देगा जब वो उपाध्यक्ष नहीं रह जाता है। तो देखो कोई भी उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे दे, उपाध्यक्ष नहीं रहे, उस पद से हटा दिया जाए, पद रिक्त कर दे, उसे निलंबित कर दिया जाए या उसके चुनाव को खारिज कर दिया जाए। सेम वही बातें हैं कि किन परिस्थितियों में चार्ज देना पड़ेगा। तो ये इनमें से कोई सी भी घटना हो जाती है तो उपाध्यक्ष को अपना चार्ज देना पड़ेगा। तो उपाध्यक्ष अपना चार्ज किसे देगा, तो मैंने अभी बताया अध्यक्ष अपना चार्ज उपाध्यक्ष को देता है। तो उपाध्यक्ष अपना चार्ज सामान्यतः किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। ये देखना, सामान्यतः उपाध्यक्ष अपना चार्ज अध्यक्ष को देगा। अगर नगर परिषद की बात है तो उप सभापति सभापति को देगा, उप महापौर की बात है तो वो महापौर को देगा। तो देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्यतः अपना चार्ज म्यूचुअल देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। ठीक है। तो देखो अगर इनमें से कोई सी भी घटना हो जाती है तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, तो वही भाषा है। देखो अपने पद से संबंधित समस्त कागज पत्र तथा अपने कब्जे या अधिभोग की संपत्तियों सहित अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा। तो देखो अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेगा। और यदि अध्यक्ष नहीं है तो वही बात है, उस सदस्य को सौंपेगा जिसे कौन निर्देशित करेगी, राज्य सरकार निर्देशित करेगी। ये बात ध्यान में रखनी है। तो देखो यहां नीचे नोट दिया है। अब यहां देखो वो चीज मैंने नहीं बताई है, अध्यक्ष जब उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र नहीं दे पाता है या अध्यक्ष जब अपना चार्ज दे रहा होता है उस समय उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य को सीधा चार्ज नहीं देना जरूरी नहीं है। वो 60 दिन तक ऐसा अध्यक्ष चार्ज अपने पास रख सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं है। नीचे नोट देखिए, यदि उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी सदस्य को सौंपता है तो वह अधिकतम 60 दिन तक ही उपाध्यक्ष का पद धारण कर सकेगा, और यदि इससे पहले उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो वह तुरंत उसे सौंप देगा। तो सेम सिचुएशन आ गई है। देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र म्यूचुअल एक दूसरे को सौंपेंगे, लेकिन अध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है, तो उस सदस्य को सौंपेंगे जिसे राज्य सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन दोनों ही कितने दिन तक चार्ज को अपने पास रख सकते हैं, 60 दिन तक। क्यों रख सकते हैं, कि वो वेट करेंगे कि इस अवधि में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाए ताकि उसको चार्ज दिया जा सके। तो सीधी सी बात है, जब सदस्य को चार्ज देने का निर्देश राज्य सरकार देती है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अधिकतम कितने टाइम तक चार्ज अपने पास रख सकते हैं, अधिकतम 60 दिन तक चार्ज अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो गई। अब नगरपालिक संस्थाओं का कोई सदस्य यदि अपना चार्ज देना चाहे तो क्या होगा, तो देखो कोई भी सदस्य त्यागपत्र दे दे, उसे हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए या उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए, वही बात है। तो कोई भी सदस्य अपने पद से संबंधित सारे कागज, कब्जे के या अधिभोग की सारी संपत्तियों सहित अपना कार्यभार अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो देखो सदस्य अपना कार्यभार सामान्यतः किसे सौंपेगा, अध्यक्ष को। देखना सदस्य अपना कार्यभार सामान्यतः किसे सौंपेगा, अध्यक्ष को। और यदि अध्यक्ष नहीं है तो किसे सौंपेगा, उपाध्यक्ष को। तो देखो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को। तो देखो उपाध्यक्ष और सदस्य, सुनना, उपाध्यक्ष और सदस्य यदि अध्यक्ष है तो अपना चार्ज अध्यक्ष को देंगे।
ठीक है। लेकिन यदि सदस्य जब अपना चार्ज दे रहे होते हैं और उस समय अध्यक्ष नहीं है तो किसको सौंप सकते हैं? उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना, इस मामले में 60 दिन वाला प्रावधान लागू नहीं है। इस मामले में क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में से एक अवश्य होगा। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हो। ठीक है। फिर देखिए, नगरपालिका अपना चार्ज किसको सौंपेगी, अपना कार्यभार किसको सौंपेगी? तो जब राज्य सरकार, ये देखो, जब किसी नगरपालिका को विघटित या निष्क्रिय कर दिया जाता है, देखो जब किसी नगरपालिका को विघटित कर दिया जाए या नगरपालिका को निष्क्रिय कर दिया जाए, तो ऐसे विघटन या निष्क्रिय होने वाली नगरपालिका, तो जो नगरपालिका भंग हो रही है, विघटित हो रही है, वो क्या करेगी? वो अपना चार्ज किसे देगी? तो देखो, अपने से संबंधित समस्त कागज, कब्जे या अधिभोग की संपत्ति सहित अपना कार्यभार नवगठित नगरपालिका को देगी या धारा 322 के अधीन नियुक्त अधिकारी को देगी। देखो ध्यान रखना, देखो सामान्यतः ये माना जाता है कि जो नगरपालिका अपना कार्यकाल पूरा करके विघटित होती है, वो नवगठित नगरपालिका को अपना चार्ज देती है। लेकिन कोई नगरपालिका अचानक भंग हो जाए तो वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को भी अपना चार्ज दे सकती है। तो सामान्यतः प्रत्येक नगरपालिका नवगठित नगरपालिका को चार्ज देगी। लेकिन अगर परिस्थितिवश ये ऐसा संभव नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी को भी चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है। अब इसके नीचे नोट देखिए, जब ये चार्ज दिया जाएगा तो देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मैंने आपको बताया था SC ST वर्ग की सीटें रिजर्व हो सकती है। तो जब कोई SC का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे रहा है, कोई ST का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे रहा है, तो चार्ज किसको दिया जाएगा? इस संबंध में देखें तो देखो, सामान्य नियम ये जब कोई है, ई लगा लेना, जब कोई SC ST या OBC या महिला वर्ग का अध्यक्ष अपना कार्यभार सौंपता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उपाध्यक्ष उसी वर्ग से संबंधित है या नहीं जिस वर्ग का अध्यक्ष कार्यभार सौंप रहा है। ठीक है। यदि उपाध्यक्ष उस वर्ग का नहीं है तो अन्य सदस्यों में से उसी वर्ग के सदस्य को सौंपा जाएगा। देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यदि अध्यक्ष अपना चार्ज किसी को सौंपना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को तभी सौंपेगा जब उसी वर्ग का उपाध्यक्ष है जिस वर्ग का अध्यक्ष चार्ज सौंप रहा है। यदि उस कैटेगरी, जैसे SC का अध्यक्ष है और वो अपना चार्ज सौंप रहा है और उपाध्यक्ष SC का नहीं है, तो वो उस उपाध्यक्ष की बजाय ऐसे सदस्य को अपना चार्ज सौंपेगा जो किसका है? SC का है। ऐसे ही यदि ST का अध्यक्ष है तो ST के सदस्य को ही सौंपेगा। कब? जब ST का उपाध्यक्ष नहीं है। यदि कोई महिला अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष महिला नहीं है तो उन सदस्यों में से उस वर्ग की महिला को ही सौंपा जा सकता है। ठीक है। यदि अन्य सदस्यों में उस वर्ग का सदस्य उपलब्ध नहीं है तो फिर अध्यक्ष अपना कार्यभार ऐसे सदस्य को भी सौंप सकेगा जो इन वर्गों से संबंधित नहीं है। तो देखो, जहां तक त्यागपत्र देने वाला है उसी वर्ग के सदस्य को त्यागपत्र सौंपा जाएगा। लेकिन यदि अध्यक्ष जिस वर्ग का है उस वर्ग का कोई सदस्य बाकी सदस्यों में है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में किसी अन्य सदस्य को भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपते समय वर्ग प्रतिबंध नहीं है। देखो, ये प्रतिबंध केवल किस में देखा जाएगा? जब अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो ही कैटेगरी को देखा जाएगा। उपाध्यक्ष हर हाल में अपना त्यागपत्र, ये देखो, उपाध्यक्ष के कार्यभार सौंपते समय ये प्रतिबंध है। इसका मतलब कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र हर हाल में किसको देगा? अध्यक्ष को ही देगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन अध्यक्ष जब अपना त्यागपत्र देगा तो ये देखा जाएगा कि उपाध्यक्ष उसकी कैटेगरी का है या नहीं। यदि उसकी कैटेगरी का नहीं है तो अन्य सदस्यों में से अध्यक्ष की कैटेगरी के किसी सदस्य को त्यागपत्र कौन देगा? अध्यक्ष देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कार्यभार सौंपने का जो संबंध है कैटेगरी से वो उपाध्यक्ष के मामले में लागू नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये सारी बातें देखो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और नगरपालिका अपना कार्यभार या चार्ज किसे सौंपेंगे, इस संबंध में धारा 50 में उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, धारा 50(2) में क्या है? ऊपर वाला पूरा पोर्शन 50(1) में है। धारा 50(2) में यह है कि यदि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या नगरपालिका अपना कार्यभार सौंपने से इनकार करते हैं, ये बात ध्यान रखना कि कार्यभार सौंपने से यदि इनकार कर रहा है कौन?
कोई अध्यक्ष कर सकता है, कोई उपाध्यक्ष कर सकता है, कोई नगर पालिका कर सकती है, कोई सदस्य कर सकता है। अगर इनकार करता है या कार्यभार सौंपने के लिए उपबंध नहीं है तो कार्यभार ग्रहण करने का हकदार व्यक्ति पद का कार्यभार ग्रहण कर लेगा। अगर सौंपने से इनकार करता है तो जो व्यक्ति ऐसा कार्यभार ग्रहण करने का हकदार है वो अपनी मर्जी से भी कार्यभार ग्रहण कर लेगा तथा उसके बाद ये समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत उसने अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो देखो, निर्धारित अवधि में इनमें से जिसको कार्यभार सौंपना वो नहीं सौंपता है, तो जो कार्यभार लेने का हकदार है वो अपने हिसाब से अपने स्तर पर या स्वतः भी वो कार्यभार ग्रहण कर सकता है। ये धारा 50(2) में है। तो 50(2) में ये व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति को चार्ज देना चाहिए वो चार्ज नहीं दे रहा है तो हकदार व्यक्ति चार्ज ले सकता है। तो यहाँ देखिए, कार्यभार सौंपते वक्त किस पद के लिए SC, ST, BC और महिला का समान वर्ग होना जरूरी है। तो देखो, उसी वर्ग के व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाएगा जिस वर्ग का कार्यभार सौंपने वाला है। ये केवल किस मामले में लागू होता है? अध्यक्ष के मामले में। उपाध्यक्ष और सदस्य के मामले में लागू नहीं होता। तो अध्यक्ष अपना कार्यभार अपनी ही कैटेगरी के उपाध्यक्ष या सदस्य को सौंपेगा, केवल ये अध्यक्ष के मामले में लागू होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे फिर देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1, कार्यभार सौंपना, धारा 50 में है, अभी मैंने आपको बताया। फिर दूसरा, नगर पालिका के मुख्य कार्य, धारा 45 में बताए हैं। पद की शपथ की व्यवस्था मैंने धारा 37 में बताई है। सदस्य का पद से हटाया जाना धारा 39 में बताया है। तो ये मल्टीपल मैचिंग है। देखो, जो क्वेश्चंस धाराओं के साथ हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगला सवाल देखिए, किसी नगर पालिका सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का कार्यभार अधिकतम कितनी अवधि के लिए सौंपा जा सकता है। देखो, किसी नगर पालिका सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, देखो यदि कोई अध्यक्ष या कोई उपाध्यक्ष किसी सदस्य को अपना कार्यभार सौंप रहा है तो ये अधिकतम 60 दिन तक सौंपा जा सकता है। जैसे मान लो आज किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने नगर पालिका के किसी सदस्य को अपना चार्ज दिया है तो 60 दिन के भीतर उस पद का निर्वाचन होना जरूरी है। यदि उपाध्यक्ष ने चार्ज दिया है तो उपाध्यक्ष का चुनाव जरूरी है, अध्यक्ष ने अपना चार्ज दिया है तो अध्यक्ष का निर्वाचन जरूरी है। तो 60 दिन के देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, तो समय की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये दोनों ही जब किसी सदस्य को त्यागपत्र देते हैं तो कोई सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चार्ज जो है, कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चार्ज जो है वो सदस्य अधिकतम 60 दिन तक रख सकता है। 60 दिन के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन जरूरी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य है कि वह, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य अभी मैंने आपको बताए, सेक्शन 49 में डिटेल्स है। क्या है? नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रख रखाव करे, बिल्कुल है। नगरपालिका या उसकी किसी समिति की कार्यवाही, संकल्प या आदेश के अधिनियम के असंगत होने पर सलाह देने की जिम्मेदारी उसकी है। फिर नगरपालिका के लेखाओं की परीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों को तुरंत हटाना। ये सारी जिम्मेदारियां, तीनों जिम्मेदारियां किसकी हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये देखो, इस प्रकार मैंने आपको धारा 3 से लेकर 49 तक इस अधिनियम का दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसका टाइटल था नगरपालिका का गठन और शासन। धारा 3 से 49 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लास्ट के सेक्शन मैंने आपको बताए, बहुत ठीक से आप पढ़ेंगे, हर एक सवाल को मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है। अगली क्लास में अपन चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, सेक्शन 51 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।